हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत प्रमुखतः 19वीं शताब्दी में चर्चा में आए। जैव विकास के सिद्धांतों की अनेक वैज्ञानिकों ने व्याख्या किया, किंतु जैव विकास के सिद्धांतों की व्याख्या के रूप में लैमार्कवाद, डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तनवाद का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिसके लिए लैमार्कवाद को लैमार्क जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया है। डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया है तथा उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रस्तुत किया है। आगे जानेंगे इसी क्रम में जैव विकास के वैज्ञानिक और उनके योगदान। इसे हम बहुत छोटे से और ब्रीफ में जान लेंगे। पहला नाम जुड़ता है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का। इन्होंने जैव विकास संबंधी सबसे पहला तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इनके सिद्धांतों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम फिलॉसफिक जूलॉजिक है। और इसी क्रम में आगे देखेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, और इनके सिद्धांतों को डार्विनवाद अथवा प्राकृतिक चयनवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने MHS बीगल नामक विश्व खोजी जहाज से यात्रा किया था और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इनकी पुस्तक का नाम है। और इनके सिद्धांत के सहयोगी के रूप में अल्फ्रेड रसेल बैलेस का नाम आता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट है ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद अर्थात म्यूटेशन थ्योरी का प्रकाशन किया है। जैव विकास के सिद्धांतों में सबसे पहला नाम आता है लैमार्कवाद। लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है। इनका जन्म 1744 और इनकी मृत्यु 1829 में हुई थी। ये फ्रांस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। अगर प्रश्न बनता है कि इनका जन्म स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे फ्रांस। जिन्होंने जैव विकास किस प्रकार से हुआ, इसकी वैज्ञानिक ढंग से सर्वप्रथम तर्कसंगत व्याख्या लैमार्क ने ही दिया था। इन्होंने जैव विकास के सिद्धांतों को फिलॉसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लैमार्कवाद को हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी लैमार्कवाद को ही कहा जाता है। लैमार्कवाद कुछ विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। लैमार्क के अनुसार सभी जीवधारियों के अंगों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। अर्थात जो भी जीवधारी इस जीवमंडल पर निवास करते हैं, उनके जीवों के अंग में विकास और वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अर्थात अंग प्रायः बढ़ते रहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। संसार के समस्त प्राणियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना एवं स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कहने का आशय है कि जितने भी जीवधारी हैं उन पर वातावरणों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव अर्थात इफेक्ट पड़ता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव की शारीरिक संरचना में बदलाव आते रहते हैं। और जो ये बदलाव हैं कभी एक फिक्स्ड लक्षण बन जाते हैं। और इसी क्रम में आगे जानेंगे। तीसरा पॉइंट है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप जीवधारी अपने अंगों का समुचित उपयोग और अनुपयोग करता है। उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। लैमार्क का मानना था कि जो भी अंग प्रकृति में बहुत बार या बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं वे अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, और इसके विपरीत जो अंग काम में नहीं आते हैं उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। तो ऐसी अवस्था में कभी कभी जो यही अंग जो काम में नहीं आते हैं या तो वे लुप्त हो जाते हैं अथवा अवशेषी अंग का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अंगों के अधिक उपयोग और अनुपयोग से विकसित विभिन्नताओं को उपार्जित लक्षण कहते हैं। अर्थात जो लक्षण किसी भी जीवधारी के द्वारा अंगों के उपयोग और अनुपयोग से प्राप्त होते हैं और उनमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें ही उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में संचरित यानी कि बढ़ते रहते हैं और अंततः अर्थात लास्ट में एक नई जाति का विकास हो जाता है। यहाँ पर जाति हो गया है, इसे आप छोटी की मात्रा लगा दीजिएगा। विकसित हो जाती है अर्थात लैमार्क ने बताया है कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग से जो लक्षण एक अस्थायी रूप में बन जाते हैं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, तो और अंत में वही लक्षणों के प्रभाव से बाद में एक नई जाति का विकास हो जाता है। और इसी क्रम में लैमार्क ने अपने सिद्धांतों को कुछ विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा समझाया हुआ है। दोस्तों ये इसमें आप जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का एक चित्र देख रहे हो, जो एक फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। लैमार्कवाद को सिद्ध करने के लिए लैमार्क ने अपने नियम की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरणों को बताया हुआ है, जिसमें से जिराफ का उदाहरण लिया हुआ है। इन्होंने बताया कि जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले और छोटी कद के हुआ करते थे और ये अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे तथा ज़मीन पर उगी हुई घास आदि खाया करते थे। किंतु बाद में जलवायु शुष्क होने से मैदान की घास सूखने लगी थी तथा जिराफ को
वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन तथा टांगों का अधिक उपयोग करना पड़ा होगा। इस प्रयास में इसी प्रकार इनके गर्दन और अगली टांगें लंबी होती गई होंगी और यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर आधुनिक जिराफों का अस्थायी लक्षण बन गया। लैमार के अनुसार कहा गया है कि जो जिराफ हैं वो पहले छोटे कद के हुआ करते थे और जैसे ही स्थलमंडल पर घास और झाड़ियाँ ख़त्म हो गई तो इन्होंने फिर धीरे धीरे वृक्षों की तरफ अपना रुख किया और जैसे ही छोटे वृक्षों के भी पत्तियाँ ख़त्म हो गई तो इन्होंने कुछ बड़े वृक्षों पर अपने गर्दन को उचकाया और अगली टांग को बढ़ाया, जिससे धीरे धीरे इनके लाइफ में यह बदलाव हुआ कि इनकी अगली टांग और इनकी गर्दन लंबी होती चली गई और ये परिवर्तन धीरे धीरे एक नई जात के रूप में विकसित कर लिए। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि इन्होंने अपने अंगों का अधिक से अधिक यूज किया, प्रयोग किया, जिससे इनकी अगली टांग और गर्दन लंबी होती चली गई। तो इसके अतिरिक्त लैमार्क ने अंगों के कम उपयोग का सिद्धांत सर्पों के उदाहरण के रूप में दिया है। लैमार्क के अनुसार सर्पों का विकास वातावरण के प्रभाव से हुआ है। यहाँ पर इनका विकास वातावरण के प्रभाव से माना गया है। लैमार्क के अनुसार प्रारंभ में सर्पों के पास पैर पाए जाते थे। सर्पों को घास फूस, झाड़ियों तथा अन्य ऊबड़ खाबड़ जमीन पर दौड़ने एवं बिलों में घुसने में पैर इनमें रुकावट डालते थे और इसी कारण सर्पों ने पैरों का उपयोग करना छोड़ दिया, जिससे पैरों का उपयोग न होने से वे धीरे धीरे छोटे होते चले गए और अंततः विलुप्त हो गए। और यही लक्षण बाद में सर्पों में अस्थायी लक्षण बन गया, जिससे हम आज देखते हैं कि जितने भी सर्प होते हैं उनके पास पैर नहीं होते हैं। पहले उनके पास पैर हुआ करते थे, लेकिन अब जैव विकास के इस अंगों के अनुपयोग के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने अंगों का उपयोग पूरा नहीं किया, जिससे इनके अंग निष्क्रिय हो गए, अर्थात ये क्रियाहीन हो गए और बाद में ये अंग लुप्त होते चले गए, जिससे बिना पैर वाले सर्पों का विकास हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम लैमार्कवाद की आलोचना। बहुत से वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद की आलोचना किया था। सन 1809 में लैमार्कवाद के प्रकाश में आने के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जिनसे लैमार्कवाद की काफ़ी आलोचना हुई है। जैसे अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती है। यहाँ पर कहने का आशय है कि लैमार्क के अनुसार जो लक्षण माता पिता में पाए जाते थे वह वंशागत होते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं और बाद में एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। लेकिन अनेक वैज्ञानिकों ने यह माना कि अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती है। ठीक, यदि माता पिता अंधे हैं तो उसकी संतान में ऐसा लक्षण आना स्वाभाविक नहीं है कि वह लक्षण ही जाएगा, वह भी बच्चा अंधा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्यक्ति
प्रतिदिन दाढ़ी बनाते हैं, सेव करते हैं, किंतु फिर भी दाढ़ी अभी तक लुप्त नहीं हुई। अर्थात कितना भी कहा जाए कि व्यक्ति डेली सेविंग कर रहा है, दाढ़ी बना रहा है, और उसकी जो अगली पीढ़ी है वह उस पीढ़ी में जो व्यक्ति होगा, जो बच्चा है, उसके पास दाढ़ी नहीं होगी। यह संभव नहीं है। पहलवान के पुत्र पहलवान नहीं होते हैं। कहने का आशय है कि जो आज पहलवान है वह चाहे कि हमारे अगली संतान जो हो वह भी पहलवान ही पैदा हो, संभव नहीं है, क्योंकि जो पहलवान है उसने अपनी मांसपेशियों को और अपने एक्सरसाइज से अपने बॉडी को बिल्डअप किया है। जिससे पहलवान के पास वह लक्षण विकसित हो गए हैं, किंतु बच्चे में जाना स्वाभाविक नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विकलांग माता पिता की संतानें विकलांग नहीं होती हैं। अर्थात अगर मान लो किसी माता पिता के हाथ पैर टूटे हैं या कटे हैं, या उसके कोई अंग नहीं है, या मान लो उसके बोलने की दिक्कत है, बोल नहीं पाता है, लूला है, लंगड़ा है, तो उसकी संतानें विकलांग ही होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहा जा रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर आज जो बना है उसने अपने जीवन काल में उसने अच्छी किताबों और उस विद्या को सीखा है जिससे वह डॉक्टर बना हुआ है। अगर वह चाहे कि उसका बेटा डॉक्टर ही बनकर पैदा हो तो शायद संभव नहीं है। और इसी के साथ साथ भारतवर्ष में तथा कह सकते हैं कि बहुत से भी देशों में सदियों से स्त्रियों के नाक और कान छेदने की प्रथा चली आ रही है। फिर भी जन्म के समय लड़कियों के नाक व कान सामान्य होते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि लैमार्क के अनुसार अगर देखा जाए तो स्त्रियों के नाक और कान छेदने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है और सदियों से चली आ रही है, किंतु एक भी बालिका, एक भी लड़की बिना चाहे कि उसके नाक और कान छेदे हुए पैदा हो तो शायद यह ऐसा संभव नहीं हुआ है। अर्थात उसमें बिल्कुल सामान्य अवस्था में नाक और कान हमेशा बने होते हैं। तो ये रहे लैमार्कवाद की आलोचनाएं। फिर बाद में कुछ इस सिद्धांत में बदलाव किया गया और उस सिद्धांत को फिर नाम दिया गया नव लैमार्कवाद। आइए जान लेते हैं कि नव लैमार्कवाद पर लैमार्क का सिद्धांत क्या कहता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद पर आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से पुनः विचार किया। लैमार्कवाद की इस आधुनिक विचारधारा को नव लैमार्कवाद कहते हैं। इनके अनुसार वातावरण से प्रभाव से जनता के शरीर में, यहाँ पर जीवों का रहेगा, यहाँ गलत छप गया है, जीवों के शरीर में होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीन्स तथा गुणसूत्रों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पर विभिन्नताएं रहेगा, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात वह सभी उपार्जित लक्षण जो जनन द्रव्य को प्रभावित करते हैं वंशागत हो जाते हैं। अर्थात वह लक्षण जो किसी भी जीवधारी में प्रकृति से उसे
प्राप्त हुए होते हैं और जनन द्रव्य में पहुंच गए होते हैं तो वह लक्षण वंशागत होगा और जैव विकास में वह सहायक होता है। अनेक वैज्ञानिकों ने नव लैमार्कवाद के समर्थन में विभिन्न प्रयोग किए हैं और इन प्रयोगों से जो भी निष्कर्ष निकाला गया उसे नव लैमार्कवाद कहा गया है। नव लैमार्कवाद का शाब्दिक आशय यह रहा कि प्रकृति में किसी भी जीवधारी में जो भी उपार्जित लक्षण प्रकृति के बदलाव से प्राप्त हुए होते हैं वह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। तब वंशागत होंगे जब उसके लक्षण जनन द्रव्य में उपस्थित जीन्स में पहुंच जाते हैं। ठीक, अगर जीन्स में यही लक्षण नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होना संभव नहीं है। तो नव लैमार्कवाद के समर्थन में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए, जैसे टावर का प्रयोग आलू पर रहा, मुलर ने भी रेडिएशंस का प्रयोग किया था और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा अपना एक्सपेरिमेंट किया। सुमनर ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ को काटते रहे लेकिन कोई भी चूहा बिना पूंछ का पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा कैमरर और मैकडूगल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए और बाद में इन प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया और कहा गया कि वातावरण में परिवर्तनों का प्रभाव युग्मक कोशिकाओं के गुणसूत्रों और जीन्स पर भी होता है। वातावरण में जो भी चेंजमेंट बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनका इफेक्ट प्रभाव युग्मक कोशिकाओं के गुणसूत्रों और जीन्स पर भी होता है और ये केवल परिवर्तन संतानों में भी वंशागत होते हैं। इसे नव लैमार्कवाद कहते हैं। अर्थात जो भी लक्षण जीन्स और युग्मक कोशिकाओं में होते हैं वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उसे ही नव लैमार्कवाद कहा गया है। और यह नहीं था कि अगर जो अंग यूज आ रहा है उसकी वंशागत होगी और जो अंग यूज में नहीं आ रहा है वह निष्क्रिय हो जाएंगे, ऐसा कोई विशेष बात नहीं था। बस इतना ही था कि वातावरण के प्रभाव से जब किसी भी जीवधारी के जनन द्रव्य में उपस्थित जीन्स और क्रोमोसोम में बदलाव होता है तो उसी बदलाव से अगले पीढ़ी में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये था टॉपिक आपका जैव विकास में लैमार्कवाद, जिसके द्वारा जैव विकास के इस तर्कसंगत सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो लैमार्क ने अपना एक्सपेरिमेंट जिराफ और सर्प पर किया था। साथ ही लैमार्क की अगर हम बात करें तो लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है और लैमार्क की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। बच्चों, जानकारी अच्छी लगी है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।